पाव भाजी वाली। जानवी अपने गरीब पति रोहन और 12 साल की बेटी कोमल के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती है। पढ़ा लिखा न होने के कारण रोहन उसी गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता था, जिसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन रोहन गांव में काम की तलाश में आता है। तभी उसे उसका दोस्त अजय मिलता है। अरे रोहन, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया। मैं अभी तेरे ही घर आ रहा था। क्या बात है अजय? देख, मुझे ना एक बहुत ही बड़ी इमारत को कलर मारने का काम मिला है। क्या तू मेरे साथ काम करेगा कलर मारने का? बस हमें ऊंची इमारत पर कलर मारना है। रोज के 500 रुपये दूंगा मैं तुझे। बोल, करेगा? क्या 500 रुपये? अरे हाँ भाई, करूँगा ना। तो चल, आज से ही मेरे साथ काम पर लग जा। 500 रुपये रोज तो मुझे आज तक नहीं मिले। रोहन अजय के साथ चला जाता है और एक ऊंची इमारत पर लकड़ी के बांबू पर खड़े रहकर इमारत को कलर मारने लगता है। तभी अचानक रोहन के हाथ से थोड़ा सा कलर उस बांबू पर गिर जाता है और जब उसका पैर उस कलर पर पड़ता है तो रोहन उस बांबू से नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद रोहन की वहीं मौत हो जाती है। इस घटना के बाद जानवी और कोमल बहुत रोते हैं। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। पति की मौत के बाद जानवी का जीवन ही बर्बाद हो चुका था। एक दिन सवेरे, माँ, अब तो पिताजी नहीं रहे, अब कब तक हम ऐसे ही भूखे रहेंगे? हम कोई काम करते हैं ना माँ। क्या काम करे बिटिया? इस गांव में तुम्हारे पिताजी को तो ठीक से काम मिल नहीं रहा था, तो मुझे क्या मिलेगा? तो क्या हम ऐसे ही भूखे रहेंगे माँ? उतने में वहां अजय एक दर्पण नाम के आदमी के साथ आता है। जानवी भाभी, ये दर्पण भाई है। रोहन इन्हीं की इमारत पर काम कर रहा था। देखिए, जो हुआ उसका अफसोस तो जीवन भर रहेगा, पर होने को कौन टाल सकता है। आपके पति मेरी इमारत पर काम करने आए थे। अजय ने मुझे बताया कि आपकी माजी हालत कैसी है और आपके पति के सहारे ही आपका गुजारा होता था। इसीलिए मेरी ओर से ये 50,000 रुपये मदद के तौर पर रखिए, आपको जीवन में काम आएंगे। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। ले लीजिए बहन जी, मैं एक भाई की हैसियत से आपको दे रहा हूँ। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। रख लीजिए बहन। दर्पण और अजय के लाख कहने पर जानवी वो 50,000 रुपये रख लेती है। तभी 20,000 रुपये अजय भी जानवी को देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। माँ, हमारे पास तो 70,000 रुपये आ गए। बिटिया, ये पैसा हमें जीवन भर नहीं पूरेगा। तेरे पिताजी की कमी ये पैसा कभी पूरी नहीं कर सकता। दोनों थोड़े पैसों में राशन लाते हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे, कोमल बेटा, हम कोई कारोबार करते हैं ना? कारोबार? कैसा कारोबार माँ? हम इस गांव में पाव भाजी बनाकर बेचते हैं। मुझे बहुत अच्छी भाजी बनानी आती है और पाव में मसाला और चूरमा भी बनाना आता है। हो सकता है हमारा ये कारोबार अच्छा चले। अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। वाह माँ, ये उपाय तो बढ़िया रहेगा। दोनों उसी समय जाकर अपने पास के पैसों में से सारा सामान ले आते हैं और करीब 25,000 रुपये में सारा सामान आ जाता है। अगले दिन सवेरे जानवी और कोमल उसी गांव में एक ठेला लेकर आते हैं और गांव के एक स्थान पर खड़े रहकर अपने ठेले पर पाव भाजी बनाते हैं। तभी एक पीयूष नाम का आदमी जानवी के पास आता है। ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपनी दुकान लगाने की? दिखाई नहीं देता सामने मेरी दुकान है? चलो निकलो यहाँ से, अपनी दुकान लेकर निकलो। अरे भाई साहब, हम कहाँ आपकी दुकान के सामने खड़े हैं? आपकी दुकान तो यहाँ से दूर है ना। देखो, ज्यादा बकवास मत करो अपनी। चुपचाप अपना कचरा पट्टी लेकर यहाँ से कहीं और जाओ, वरना ये सब तोड़ डालूंगा मैं। ये क्या जबरदस्ती है? ऐसे कैसे तोड़ डालोगे? माँ, हम कहीं और चलते हैं ना, क्यों बहस कर रही हो? जानवी कोमल के साथ वहां से आगे चली जाती है और एक सुनसान इलाके में आकर खड़ी हो जाती है। अजीब दादागिरी दिखाने लग गए लोग। एक दुकान क्या खरीद लेते हैं, पूरा इलाका ही अपना समझने लगते हैं। माँ, ऐसे लोगों के मुंह लगने से बेहतर है हम आगे बढ़ जाएं। कोमल बिटिया, वहां लोगों की बहुत भीड़ रहती है। वहां हमारे पास कई सारे ग्राहक आते थे। यहाँ तो पूरा इलाका सुनसान है। यहाँ तो एक भी दुकान नहीं है। यहाँ हमारे पास ग्राहक कैसे आएंगे? माँ, जब कोई इंसान अपना कारोबार ईमानदारी से करता है ना, तो उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसका कारोबार कैसे चलेगा, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी कभी इंसान को भूखा नहीं मरने देती। और रही बात सुनसान इलाके की, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर कोई इंसान यहाँ आएगा तो उसे अपनी दुकान के सिवा कोई दुकान दिखाई ही नहीं देगी और फिर मजबूरी में वो हमारे पास ही आएगा। तभी 3 आदमी वहां से गुजर रहे थे। जब उनकी नजर जानवी के ठेले पर पड़ती है तो वो तीनों वहां आते हैं। बहन जी, कैसे दिए पाव भाजी? 40 रुपए प्लेट। अच्छा, 3 प्लेट लगा दो।
जानवी 3 गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट बनाती है और तीनों को दे देती है। तीनों खाने लगते हैं। वाह, बढ़िया है पाव भाजी तो। उसके बाद वो तीनों 3-3 प्लेट पाव भाजी खाकर वहां से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद 2 कपल वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्हें केवल एक ही दुकान दिखाई देती है और वो भी जानवी के पास आकर पाव भाजी खाने लगते हैं। ऐसा करते करते वहां से गुजरने वाला हर इंसान जानवी के पास आकर पाव भाजी खाने लगा। शाम तक जानवी के पास की सारी पाव भाजी खत्म हो जाती है। देखा माँ, आप उस आदमी को बेवजह बुरा भला कह रहे थे। अरे, उस आदमी के कारण ही हमारी इतनी कमाई हुई। वो कैसे? अगर हम उसी इलाके में रहते तो हमारी इतनी कमाई नहीं होती थी, क्योंकि वहां तो बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानें थीं और लोग हमारे छोटे से ठेले पर क्यों आते? सब लोग बड़ी बड़ी दुकानों में ही तो जाते थे और हमारे पास ले देकर गिने चुने लोग ही आते थे। और यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है। यहाँ से गुजरने वाला हर इंसान हमारी दुकान में आ रहा है। हाँ, ये बात तो सही कही तूने कोमल। चल, अब घर चलते हैं। दोनों अपना खाली ठेला लिए घर की ओर आने लगते हैं। तभी उस इलाके में पहुंचते ही पीयूष की नजर जानवी और उसके खाली ठेले पर पड़ती है। अरे, सवेरे तो इसके ठेले पर काफी सारी पाव भाजी थी और अब पूरा ठेला खाली है। ऐसी कौन सी जगह बेचकर आ गई है अपनी पाव भाजी? पीयूष को समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन से जानवी और कोमल दोनों रोज सवेरे अपने ठेले पर कई सारी पाव भाजी ले जाते थे और उसी इलाके में जाकर शाम तक अपनी सारी पाव भाजी बेच आते थे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लोगों को भी जानवी की पाव भाजी इतनी पसंद आने लगी कि लोग उस इलाके में आकर जानवी के हाथ की पाव भाजी खाते थे। रोज रोज शाम को जानवी का खाली ठेला देखकर पीयूष का सर चकराने लग जाता है। एक दिन रात में ये माँ बेटी किधर जाते हैं पाव भाजी बेचने? मुझे ये पता लगाना होगा, आखिर इनकी इतनी पाव भाजी कैसे बिक रही है। यहाँ मैंने इतना आलीशान दुकान खोल रखी है और मेरे पास गिने चुने ग्राहक ही आ रहे हैं। अगले दिन जानवी और कोमल अपना ठेला लिए उसी इलाके में जाने लगते हैं। तभी पीयूष भी वहां आता है और वो अपनी आंखों से उस इलाके में लोगों को जानवी की पाव भाजी खाते देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं आज ही इस इलाके में अपनी एक बड़ी सी दुकान बना लेता हूँ। उसके बाद अगले दिन पीयूष अपनी दुकान को बेचने का बोर्ड लगा देता है। तभी वो बोर्ड पढ़कर जानवी पीयूष के पास आती है। अरे, आप अपनी ये दुकान बेच रहे हैं? कितने में बेच रहे हैं आप अपनी दुकान? 1 लाख रुपए में। 1 लाख? पर मेरे पास तो 50,000 रुपए ही हैं। दुकान तो कोई खरीद ही नहीं रहा मुझसे, और मुझे ये दुकान बेचकर उधर दुकान भी बनानी है। एक काम करता हूँ, 50,000 रुपए में ये दुकान इसे बेच देता हूँ। उसके बाद पीयूष जानवी को अपनी दुकान 50,000 रुपए में बेचकर उस इलाके में एक बड़ी सी दुकान बना लेता है। और इधर जानवी ने जो पीयूष की दुकान खरीदी थी उसमें जानवी की बेटी कोमल पाव भाजी बेचने लगी और इधर ठेले पर इस इलाके में जानवी पाव भाजी बनाकर बेचने लगी। अब ग्राहक फिर भी जानवी के ठेले पर ही आकर पाव भाजी खाने लगे और पीयूष की आलीशान दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता। ये क्या, जब इसने मेरी दुकान खरीद ली फिर भी ये यहाँ ठेला क्यों लगा रही हैं? और लोग मेरी दुकान पे क्यों नहीं आ रहे? देखते ही देखते दिन गुजरते गए। पीयूष की दुकान में कोई नहीं आता था और जानवी के ठेले पर लोगों की भीड़ रहती थी। इधर कोमल के पास ग्राहक आने लगे और जानवी के पास भी ग्राहक आने लगे और पीयूष बेचारा अपनी दुकान में मक्खियां मारते बैठा रहा। तभी वो जानवी के पास आता है। बहन, मेरी ये दुकान तो चली नहीं रही। मैंने इसे बनाने में काफ़ी कर्ज भी ले रखा है। अब मेरे पास एक पैसा नहीं बचा और इस इलाके में कोई मुझसे यह दुकान खरीद भी नहीं रहा। आप इसे खरीद लीजिए ना, आपका कारोबार तो यहाँ अच्छा चल रहा है। मैं आपको कम पैसों में ये दुकान बेच दूंगा। पीयूष भाई, इंसान को कभी भी किसी की तरक्की देखकर जलना नहीं चाहिए। जितना मिले हमेशा उतने में खुश रहना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपनी दुकान दे दीजिए। मैं आपको अपनी दुकान में नौकर के काम के लिए रख लेती हूँ। साथ में आपको अच्छी पगार दूंगी, क्योंकि मेरा ये कारोबार तो अब अच्छा चलने लगा है, और साथ साथ आपको दुकान का किराया भी दूंगी। उसके बाद जानवी पीयूष की दुकान में बैठकर पाव भाजी बनाने लगी और पीयूष अपनी ही दुकान में नौकर की तरह काम करने लगा। इसमें जानवी की भी कमाई होती रही और पीयूष की भी। तो किसी को देखकर कभी जलन मत करो, क्योंकि जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे वो मिलकर ही रहता है। इसीलिए जितना मिले उतने में खुश रहना सीखो। चोरनी सास बहू। सीमा और सुषमा दोनों पड़ोसने थीं। सीमा का बेटा हरीश और सुषमा का बेटा उदय बचपन के दोस्त भी थे। दोनों का एक दूसरे के यहाँ अच्छा आना जाना था। और उदय, क्या हाल चाल है? काम धंधा ठीक चल रहा है? हाँ भैया, बिल्कुल। तुम बताओ। बस बढ़िया है, भगवान की कृपा है। ऐसे ही रोज सुबह रोजमर्रा की बातें हो जाती थी और दोनों ऑफिस निकल जाते थे।
सीमा और सुषमा अपनी अपनी सब्जियां लेकर एक दूसरे के यहाँ पहुंच जाती थी। एक दिन की बात है, शाम को सीमा बालकनी में खड़ी थी और उसने देखा कि सुषमा किसी गहरी सोच में है। सुषमा, सुषमा, पर सुषमा ने सुना ही नहीं। सीमा को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो जल्दी से उसके पास गई। अरे, मैं कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आवाज लगाई? कब? मैंने तो सुना ही नहीं। इसीलिए तो कह रही हूं कि ध्यान कहाँ है तुम्हारा। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बच्चों के बचपन की बातें सोच रही थी, उसी में गुम थी। चलो चलो, तुम चाय पिलाओ। दोनों सीमा के यहाँ चले जाते हैं, पर सीमा को समझ आ जाता है कि कुछ परेशानी है। सुषमा चुपचाप चाय पीती है और चली जाती है। घर पर सुषमा अपनी बहू पूजा से, अरे इसकी नौकरी चली गई तो कैसे चलेगा? तुम्हारे बाबूजी तो 1 महीने में रिटायर होने ही वाले हैं। हाँ माँ जी, चिंता तो मुझे भी हो रही है। माँ, हो जाएगा कुछ ना कुछ, इतने बुरे दिन भी नहीं आएंगे। पर औरतें तो औरतें होती हैं, इसी चिंता में घुलती रहती हैं। एक दिन सीमा एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर आती है। अरे बहन, हरीश का प्रमोशन हो गया है। उसकी सैलरी तो डबल हो गई। सबसे पहले तुम्हें ही सुनाने आई हूँ। सीमा अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखती है। देखिए माँ जी, क्या ऐश है इनके, और हम पैसे पैसे को मोहताज हो गए हैं। इतने में ही सीमा की बहू रोहिणी चांदी के गिलास में सबके लिए पानी लाती है। लीजिए आंटी जी, पानी। हमें जलाने के लिए कर रही है सब दिखावा। उसके जाते ही सुषमा पूजा से कहती है, सुन बहू, बच्चों की फीस का जुगाड़ हो गया? अभी कहाँ। तो ऐसा कर, तेरा चांदी वाला गिलास चुपचाप पर्स में रख ले। है क्या? ज्यादा हूं हाँ है मत कर, जो बोल रही हूं वो कर। वो दोनों गिलास पर्स में रखते हैं और चलते बनते हैं घर पर। बस इसे बेच देना, फीस का इंतजाम हो जाएगा। पूजा भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। उसे बेचकर वो बच्चों की फीस भर देते हैं और जो बचते हैं उससे अपने लिए शॉपिंग कर लेती हैं। अब तो उन्हें जैसे चोरी की लत लग जाती है। उदय को समझ नहीं आ रहा होता कि इनके पास आखिर पैसे आ कहाँ से रहे हैं। पूजा माँ, आप लोग शॉपिंग कहाँ से कर रहे हैं? इतने पैसे कहाँ से आए? घर के हालात तो सबको पता ही है। कहाँ से आ रहे हैं क्या मतलब? मैंने बुरे दिनों के लिए पैसे बचाए थे। पूजा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। और क्या, आपको क्या पता औरतें कितना सोचती हैं घर के बारे में। मैंने भी बचा रखे थे। वो दोनों थोड़े थोड़े नकली आंसू टपका देती हैं और उदय वहीं चुप हो जाता है। एक दिन रोहिणी और पूजा एक ही सब्जी वाले से सब्जी ले रहे होते हैं। अरे भैया, सही लगा लो ना, कितना महंगा है। अरे सही है, ये ले लो, महंगा नहीं है। इसे क्या पता हमारी घर की हालत, इसे सस्ता लग रहा है ना, अभी बताती हूँ उसे। अरे रोहिणी, मेरे पास ना 2000 का नोट है, तुम्हारे पास खुले हैं तो ला दो। हाँ हाँ ले लो। इतना कहकर रोहिणी अपना पर्स पूजा के पास ही छोड़कर अंदर चली जाती है। पीछे से पूजा उसके पर्स पर हाथ साफ कर देती है। ये लो पूजा छुट्टे। हाँ भैया, आपके तो दे ही दिए मैंने, मैं चलती हूँ। दोनों अंदर चले जाते हैं। पूजा उसको अपना 2000 का नोट भी नहीं देती और उससे 2000 के खुले भी ले लेती है। रोहिणी ध्यान ही नहीं देती। माँ जी, आज तो 2000 का फायदा हुआ है, चले शॉपिंग पर। पूजा एक अजीब सी हंसी हंसने लगती है। एक दिन सीमा बिना बताए सुषमा के यहाँ पहुंच जाती है। अरे सुषमा, क्या मैं ही बुलाऊंगी चाय पर? कभी तुम भी बुला लिया करो। वो एक मित्रता वाली हंसी देती हुई रसोई में चली जाती है। सुषमा जैसे घबरा जाती है कि गिलास की चोरी पकड़ी गई। अरे आओ आओ, हाँ बनाती हूँ ना चाय। अरे पूजा, ऐसा करो तुम रोहिणी से मिलाओ। ऐसा कहकर वो कुछ इशारा करती है। पूजा फट रोहिणी के यहाँ चली जाती है। अरे आओ आओ, मैं अभी चाय ही बना रही थी। तुमने अपना कमरा बनवाया है ना, क्या मैं देख आऊं? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, तुम तो घर की हो। पूजा कमरे की तरफ जाते जाते वहां रखा रोहिणी का महंगा फोन कुर्ते में दबा लेती है और कमरे में जाते ही उसके तो जैसे होश उड़ जाते हैं। अरे इतना सामान, इतना तो मैंने अपने पिताजी के घर भी नहीं देखा। देखूं तो कुछ फटाफट उठा लेती हूँ। उसे और तो कुछ समझ नहीं आता है। वो 2 महंगी लिपस्टिक उठा लेती है। अरे इनसे शॉपिंग पूरी नहीं हो पाएगी। फिर वो धीरे से अलमारी खोलती है और सामने पड़े सोने के 4 कंगन उठा लेती है। इतने में ही रोहिणी चाय के लिए आवाज लगा देती है और वो सब कुछ अंदर दबाकर चाय पीकर अपने घर भागती है। अरे पूजा, कहाँ भागी जा रही हो? 2 मिनट हमारे साथ भी बैठ लो। सुषमा समझ जाती है कि पूजा अंदर क्यों गई होगी। अरे हमें वो डॉक्टर के यहाँ जाना है, आजकल मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द रहता है, इसलिए वो तैयार होने गई होगी। तुम्हारे जाते ही हम चले जाएंगे। सीमा को यह सुनकर अजीब लगता है और वो फटाफट चली जाती है। उसके जाते ही
अरे सासू माँ इधर आइए, आज तो किस्मत ही खुल गई। ये देखिए। वो सारा सामान उसके सामने फैला देती है। हैं? ये क्या क्या उठा लाई? इतना सारा सामान, उसे पता नहीं चला? किसी ने देखा तो नहीं? अरे डरिए मत, वो तो रसोई में थी। आप ये सब छोड़िए और चलिए, ये सब अंदर रखिए। मौका देखकर धीरे धीरे निकाल देंगे। उस घर में इतना सारा महंगा महंगा सामान है, वहां किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा कि क्या गायब हुआ है। सीमा के घर। माँ जी, मुझे अपनी सहेली के वहां शादी में जाना है। सोच रही हूँ वो माँ के जड़ाऊ कंगन पहन लूं, ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है। रोहिणी अपने कमरे की अलमारी में जब कंगन लेने जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वहां होते ही नहीं है। वो दोनों परेशान हो जाते हैं, पूरा घर भी देख लेते हैं। अब बस एक ही काम रह गया है, सीसीटीवी चलाकर देखते हैं। जैसे ही वो फुटेज देखते हैं, उनके पैरों से जमीन निकल जाती है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता और ना ही समझ आ रहा होता है कि क्या किया जाए। माँ जी, मुझे पता है कि क्या करना है। वो बहुत उदास सा मुंह लेकर पूजा के यहाँ जाती है। अरे क्या बताऊं पूजा, अभी पुलिस स्टेशन से आ रही हो। मेरी फेवरेट चप्पल चोरी हो गई, पर मैं पुलिस को कहकर आई हूँ कि आप चोर को ढूंढकर उससे कहना मेरी चप्पल रात तक घर के बाहर छोड़ जाए। हम कुछ नहीं कहेंगे, वरना फिर सीसीटीवी में उसकी शक्ल देखकर उसकी खूब धुनाई करवाएंगे। इतना कहकर वो चली जाती है और इधर दोनों सास बहू के पसीने छूट जाते हैं। अरे सुन, जितना सामान बचा है ना, चुपचाप जाकर रात तक तू भी उसके घर के बाहर रखाना, वरना अगर इन्होंने सीसीटीवी में हमें देख लिया तो हम तो गए पुलिस स्टेशन। रात को पूजा चुपचाप सारा सामान सीमा के गेट के बाहर रखाती है। माँ जी, सामान तो रखा ही, अब हमारी शॉपिंग का क्या होगा? मुझे तो लत लग गई है। चिंता मत कर, चल मेरे साथ। इतना कहकर दोनों चोरनी सास बहू मंदिर जाती हैं और वहां भजन कीर्तन में गुम औरतों के पर्स मार लेती हैं।